नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और यह प्रश्न दरअसल यह है कि आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं जरूर दी होंगी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली एग्जाम आपने दिया होगा। फिर चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रवेश के लिए हो, या फिर गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए हो, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सेना में जाने के लिए हो, या जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आपने जरूर इसकी प्रिपरेशंस भी की होंगी। और फिर आप ये बात भी भली भांति जानते होंगे, आप बहुत अच्छे से इस बात से परिचित भी होंगे, वाकिफ होंगे कि इसके लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ना सिर्फ उस परीक्षार्थी के, उस अभ्यर्थी के, बल्कि इसमें उसका परिवार भी इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व होता है समय, सबसे इंपॉर्टेंट समय। और उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका पैसा, आपकी पूंजी। अगर एक बार एक परीक्षा स्थगित हो जाती है तो इसमें पूंजी का बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बर्बादी होती है। और पूंजी से भी ज्यादा समय की बर्बादी होती है, समय व्यर्थ होता है। पूंजी तो चलिए एक बार गई तो फिर दोबारा उसके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक बार जब एक समय चला गया तो फिर उसके बाद उस समय की वापसी नहीं होती है। और ये समय की महत्वता नेताओं को केवल चुनाव के समय ही याद आती है। और सच कड़वा होता है, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से सच कहना चाहता हूं, सत्य कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये सौगंध खाई है। जब से मैं पत्रकारिता के इस विषय में आया हूं, इस फील्ड में आया हूं, पत्रकारिता का मैं छात्र हूं, तब से मैंने ये सौगंध खाई थी कि दरअसल मैं सत्य बोलूंगा। और सत्य बोलने में आपको एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं आपके पास एक शक्ति आ जाती है कि भाई आपके अंदर सारी वो झिझक खत्म हो जाती है। सत्य यह है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस, हमारे देश के जो नेता होते हैं, वो इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार के माध्यम से, इतनी ज्यादा वो पूंजी को एकत्रित कर लेते हैं, इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा विशाल संपत्ति के वो मालिक हो जाते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी को कोई अंतर नहीं पड़ता है, उनका भविष्य पहले से ही सुरक्षित हो जाता है। क्या आपने किसी नेता के बेटे या बेटी को देखा कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आप कह सकते हैं जो लाइन लगती है बाहर, परीक्षा केंद्र के जो बाहर लाइन लगती है जिसमें आपके प्रवेश पत्र की जांच होती है और तमाम चीजें वहां पर जो भी गेट पर ही जो चीजें होती है फॉर्मेलिटीज, क्या आपने वहां पर किसी नेता के सुपुत्र को या सुपुत्री को देखा है? आप नहीं देखेंगे। कोई कभी इक्का दुक्का, कोई दशकों में एक एग्जाम्पल आ जाए तो बात अलग है, लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका भविष्य सिक्योर है। वो लोग क्या जाने कि पिता सुबह उठकर जब बस में अपनी बेटी को या बेटे को लेकर जाता है परीक्षा केंद्र में, या बड़ा भाई या बड़ी बहन, या किसी किसी केस में अगर माता भी लेकर जाती है, तो कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और ये तो उनके, आप कह सकते हैं कि उनके तौर पर है। उस बच्चे का क्या, उस अभ्यर्थी का क्या जो तैयारी करता है? आज ये सीधा सवाल मैं बड़े ही विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि अभी कुछ महीने पहले, ज्यादा समय नहीं बीता है, कुछ महीने पहले आपने देखा था कि राजस्थान में भी रीट की परीक्षा के दौरान क्या कुछ हुआ था। और कल यानी रविवार को अब उत्तर प्रदेश में भी हो गया। आप सभी ने खबरें जरूर सुनी होंगी। और इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो का जो, आप कह सकते हैं कि विषय दिया, जो टाइटल दिया, वो ये दिया कि ये घिनौना मजाक। घिनौना मजाक देने के पीछे, आप कह सकते हैं मेरा उद्देश्य क्या था, या इस पूरे टाइटल को देने के पीछे का तात्पर्य क्या है, वो ये है कि दरअसल ये मजाक तो सरकार के लिए हो सकता है, प्रशासन के लिए हो सकता है, उस एजेंसी के लिए हो सकता है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, कि चलिए हमने मजाक कर दिया और फिर हम एक महीने बाद फिर से हम दे देंगे तारीख, फिर बच्चे आएंगे अपने एफर्ट्स लगाते हुए, अपनी पूंजी लगाते हुए, और अपने मनोबल को फिर से उसी तरीके से लेकर आएंगे और फिर ये दे देंगे। शायद उनके लिए बड़ी आम बात होगी कि भाई हम परीक्षा करवा देंगे, क्योंकि परीक्षा करवाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आपने एक परीक्षा केंद्र या आपने हजारों परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिए, उसके भीतर आप फिर लाखों बच्चों को उसमें आप भेजेंगे
और फिर वो परीक्षा देके आ जाएंगे, फिर आप रिजल्ट्स दे देंगे। परीक्षा सिर्फ इतनी ही मात्र नहीं होती। परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आखिर जो अभ्यर्थी आया है उसका मनोबल किस प्रकार से है। क्या गारंटी है कि आज जो इस अभ्यर्थी का मनोबल रहा होगा, कितनी उसकी तैयारी रही होगी, प्रिपरेशंस रही होगी, वही सेम चीज वो आने वाले समय में जब नई तारीख आएगी तब भी जारी रहेगी? क्या गारंटी है इसकी? इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसकी कहीं पूछ भी नहीं है। आप सोचिए कि जितनी तकलीफ आज माता पिता को कल हुई है दरअसल रविवार को, और जो भी उनके साथ अभिभावक आए होंगे, किसी का बड़ा भाई आया होगा, किसी की बड़ी बहन साथ आई होगी, किसी के पति आए होंगे, किसी के कोई अन्य रिश्तेदार उनके साथ आए होंगे, तो बच्चों पर तो क्या बीती, बच्चों पर छोड़िए बल्कि इसमें जो अभ्यर्थी है उन पर क्या बीती होगी वो तो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार पर भी जो बीती है उसकी कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में उसकी गूंज नहीं होगी, सत्ता के गलियारों में उसकी गूंज नहीं होगी, लुटियंस की दिल्ली में उसकी गूंज नहीं होगी। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज शुरू हुआ है, आज से ही, वहां पर भी शायद इसकी गूंज नहीं होगी। लेकिन वो आह जो निकलती है ना, वो जो बद्दुआ जो निकलती है वो वाकई में निकलती है और उसका हिसाब कभी ना कभी जरूर होगा। मैं इस पूरे विषय के बारे में क्या आपको बताऊं, सिर्फ एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यह आंकड़ा दरअसल यह है दोस्तों कि प्रदेश स्तर पर, यानी कल उत्तर प्रदेश में जो ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट यूपीटीईटी की जो परीक्षा हुई है, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि प्राइमरी जो शिक्षक है उसमें और साथ ही साथ जो उच्च प्राथमिक शिक्षा के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए दरअसल ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। प्रदेश भर में कल ये आयोजित किया गया था, रविवार को कल ये होना था इनफैक्ट। और इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे राज्य भर में 2554 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 12 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए। ये तो जो आप कह सकते हैं कि ये संख्या है 12 लाख से ज्यादा, ये 2500 के करीब परीक्षा केंद्रों पर इनको देना था पहली पाली में, क्योंकि 2 पालियों में इसको कंडक्ट कराना था, संपन्न कराना था ये इस परीक्षा को। तो पहली पाली में आप देखिए कि पूरे प्रदेश भर में 12 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मैं आपको दूं तो 12,91,628 ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने पंजीकरण कराया था। फिर इसके बाद जो दूसरी पाली में परीक्षा होनी थी, पहली पाली में जो परीक्षा होनी थी वो तो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर होनी थी। फिर इसके बाद जो दूसरे आप कह सकते हैं दूसरे हाफ में जो परीक्षा होनी थी वो होनी थी उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए, और इसके तहत भी 1747 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी और यहां पर 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने अपना पंजीकरण कराया था। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो है 8,73,533। कुल मिलाकर आप इसको अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कल दोनों परीक्षाओं में, दोनों पालियों में इनफैक्ट शामिल होने थे। और जो दूसरी परीक्षा थी वो 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की उसकी माफ कीजिएगा 2:30 बजे से लेकर उसकी 5 बजे तक की वो समय निर्धारित किया गया था। तो ये आंकड़ा आप समझिए और इसके आप गंभीरता को समझिए कि ये जो 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं इनके ऊपर क्या बीती होगी। और ये निकल कर कब सामने आया वो भी आप समझिए। जब पहली पाली की परीक्षा हो रही थी तो उसमें ये फिर निकल कर सामने आया, कहीं पर 10 मिनट बाद, कहीं पर आधे घंटे बाद, कहीं पर 1 घंटे बाद, और कहीं कहीं पर तो मैं ऐसी रिपोर्ट्स देख रहा था जहां पर पहले हाफ की परीक्षा ही हो गई और बाद में उनसे जब उनकी ओएमआर शीट ली गई, जब उनसे उनकी कैंडिडेट वाली कॉपी भी ले ली गई, कार्बन कॉपी, फिर उनको बताया गया कि दरअसल आपकी परीक्षा पेपर जो आप दे रहे हैं ये तो लीक हो चुका है और लिहाजा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है और आने वाले समय में 1 महीने के दरमियान इस परीक्षा को पुनः आयोजित कराया जाएगा। और इसके साथ इस घाव पर नमक भी छिड़का गया सरकार की तरफ से। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो चुनावी सरगर्मियों के कारण वो शहरों में थे, अलग अलग, कल वो देवरिया में थे, गोरखपुर में थे, तो वहां पर उन्होंने इस बात को लेकर अपने आक्रामक तेवर अपनाए, जैसा कि हमेशा से होता आया है। जब रीट की परीक्षा भी मुझे याद है जब लीक हुआ था पेपर उसका, तो उस समय भी अशोक गहलोत वहां पर थे। बस चेहरा बदल दिया जाता है, पार्टी बदल जाती है, हरकतें वही रहती हैं, बयान वैसे ही रहते हैं कमोबेश। तो योगी साहब ने भी, मुख्यमंत्री योगी जी ने भी यही बात कही कि दरअसल गुंडा एक्ट के तहत, एनएसए, रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति जब्त की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी दोषी हो।
फिर सीधे तौर पर जो मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा के, या फिर एडीजी कानून व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी, और साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, सभी ने एक प्रकार से एक ही बयान दिया कि हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई है, 1 महीने के दरमियान पेपर करवा दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा जाहिर सी बात है उसको पकड़ा जाएगा। तो तमाम लोगों ने अपने अपने हिस्से के बयान दे दिए। यहां पर ये जो बयान था ये आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से था, अथॉरिटीज की तरफ से था, और अगर आप देखें तो विपक्ष ने भी अपनी भूमिका अदा कर दी। उन्होंने भी बयान दे दिए और हमला कर दिया, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य जो यूपी बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो स्थानीय क्षत्रप हैं, उन्होंने भी अपने हिस्से के बयान दे दिए और अपनी औपचारिकता को अंजाम दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन बच्चों का क्या, उन लोगों का क्या जो अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़कर आए, जिनके ऊपर यह बोझ भी है कि उनको किसी तरीके से इस प्रतियोगिता में या इस एग्जाम में आपको पास होना है, और फिर आप कैसे भी करके, मेन पर्पस क्या होता है कि मेन पर्पस ये होता है कि आप पैसे कमाएं। लेकिन यहां तो समय की बर्बादी हो गई, मेहनत बहुत लगी, कड़ी मशक्कत लगी, सर्दी का मौसम चल रहा है, कौन किस प्रकार से अरेंजमेंट करके आया होगा। और ऐसा नहीं होता, उदाहरण के तौर पर अगर लखनऊ में पेपर है या लखनऊ के किसी केंद्र में अगर पेपर है, तो ऐसा नहीं होता कि वहां पर सिर्फ लखनऊ के लोग हैं, हो सकता है कहीं और से भी, दूर दूर के जिलों से भी आते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके आंसू भी निकले हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के तहत या उनके शासनकाल में ये पहला पेपर लीक हुआ है। मैं आपके सामने सूची को भी लेकर आया हूं, जहां पर करीब आधा दर्जन के करीब पेपर्स भी लीक हुए हैं। मैंने कहा रिसर्च की जाए, क्योंकि ये हल्की बात नहीं है, बड़ा संजीदा विषय है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों बड़ी ही जल्दी से कि 2017 में जब सरकार इनकी आई थी तो उसके 4 महीने के बाद ही एक पेपर लीक हो गया था। फिर इसके बाद 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर भी लीक हुआ। 2018 में ही लोअर सब ऑर्डिनेट पेपर लीक भी हुआ। फिर नलकूप चालक का पेपर भी लीक हुआ। इसके अलावा पीईटी का पेपर भी लीक हुआ, और बीएड की जो प्रवेश परीक्षा पेपर लीक, इसका भी हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें पर्चे लीक हुए। हालांकि इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था भी लागू है। आप जानते हैं कि कैसे इस देश के भीतर पद थोड़े से निकाले जाते हैं और उसके लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। तो ये पहले ही आप देख सकते हैं कि असंतुलन होता है, और इसके बावजूद इस प्रकार की अव्यवस्था, इस प्रकार का कुप्रबंधन आखिर कैसे? बड़ी विनम्रता के साथ मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, इनफैक्ट एक सलाह देना चाहता हूं कि साहब आप ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं चंद ही महीनों में, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आचार संहिता भी लग चुकी है। तो ये तो आपके हित की बात होती ना, अगर आप परीक्षाओं को अच्छे से कराते, पुख्ता इंतजाम करते। बताइए, उत्तर प्रदेश को आप कहते हैं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है देश की, हम इस चीज में, इस क्षेत्र में, फला क्षेत्र में हम नंबर 1 बन गए, यहां पर हम नंबर 1 बन गए, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, तकनीक के आश्रय भारत इस दौर में विकसित हो रहा है, तो फिर हम एक परीक्षा तक नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। दोस्तों हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि कटिबद्ध होना, प्रतिबद्ध होना या कृत संकल्पित होना, हम संकल्प लेते हैं, हम आपके लिए हैं, हम प्रतिबद्ध हैं आपके विकास के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए। ये बातें भाषणों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता यानी धरातल पर ये बातें औंधे मुंह आकर गिर जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया, नमक छिड़क दिया घाव पर कि 1 महीने के दरमियान हम परीक्षा करा लेंगे, और एक और सबसे बड़ा जो नमक छिड़का, नमक की पूरी बरनी ही छिड़क दी, वो ये कह दी कि भाई जो लोग आए हैं हम उनको दरअसल यूपीएसआरटीसी की बस में वापस भेजेंगे, बस आपको अपना एडमिट कार्ड शो करना है, फिर आप पहुंच जाएंगे अपने घर, हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। और उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि भाई हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वाह यार, सलाम है ऐसी व्यवस्था को, सलाम है ऐसी प्रणाली को, सलाम है ऐसी प्रक्रियाओं को जिसके तहत इस देश के भीतर किसी भी परीक्षा को आयोजित किया जाता है। इस देश में परीक्षा आयोजित कराना इनका मिशन होना चाहिए था, लेकिन इस देश में परीक्षा को आयोजित कराना केवल एक, आप कह सकते हैं कि औपचारिकता होती है कि भाई हमने अपने हिस्से की बात कर दी। पहली बात तो इस देश में नौकरी आती नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है, गलती से अगर आ जाए या बहुत ही कोई करिश्मा हो जाए तो आ जाए, तो उसके बाद एग्जाम की डेट नहीं आती है, वो आ जाए तो फिर उसके बाद एग्जाम हो जाता है, एग्जाम नहीं होता तो फिर उसके बाद आप देखिए कि वहां पर पेपर लीक हो जाता है। ये भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है? आखिर कैसे इतने तंत्र के होने के बावजूद, इतने मजबूत कानून व्यवस्था का दावा करने के बावजूद भी किससे और कैसे ये गिरोह सक्रिय हो जाता है?
नाम बहुत सारे लोगों के सामने आ रहे हैं, सॉल्वर्स गैंग का सामने आ रहा है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कल तक की अगर मैं बात करूं तो 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली से लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर आप देखें तो पूर्वांचल से भी गिरफ्तार हुए हैं, जो अवध का इलाका है वहां से भी, लखनऊ से भी, प्रयागराज से भी। इनफैक्ट प्रयागराज से तो सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और बनारस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो प्रदेश के कई शहरों से, प्रदेश के कई जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं, बिहार से भी गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले में यह देखा जा रहा है, वही रटी रटाई बातें कि भाई कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है, या फिर अब सिंपल सी एक बात बताइए। प्रशांत कुमार जी जो कि एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ये जो पेपर था ये परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचा और उससे पहले ही लीक हो गया। तो सीधे तौर पर इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? इसमें वही भीतर का व्यक्ति होगा जो परीक्षा केंद्र पर हो, या परीक्षा जहां पर ये पेपर सेट होते हैं, या पेपर जहां पर ट्रेजर्स रखे जाते हैं। भाई जब पेपर पहुंचे ही नहीं परीक्षा केंद्रों पर, तो फिर कैसे बीच में लीक हो गया? इसका मतलब सोर्स वहीं से था, तो वहीं से लोगों को पकड़िए। अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी पूछताछ की जा रही है, कई सारे जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, वो भी जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ उनसे इंडिविजुअल तौर पर पूछताछ की जा रही है। किसी गिरोह का भी फिलहाल तो नहीं हुआ है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है अगर सामने आ जाए, हो सकता है डेट भी आ जाए, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये व्यवस्था का सबसे कड़वा सच है इस देश की, कि यहां पर सारी चीजें लापरवाही के तहत होती है। और मैंने आपको वो सूची भी बताई कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, और ये राज्य में भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि किसी राज्य की सीमा तक ही ये सीमित नहीं है, ये हर राज्य की स्टोरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए मामला ज्यादा हाईलाइट होगा, लेकिन मेरा मसला सिर्फ उन लोगों से जुड़ा हुआ है। मेरा जो निजी हित है वो उन लोगों के साथ है कि भाई जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो शादीशुदा लोग भी, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ना जाने किस किस मजबूरी के तहत आए होंगे, उनको जो तकलीफ हुई है उसकी न्याय कब मिलेगा? ये सोचने का विषय है। इस देश में व्यक्ति की, यानी हर एक नागरिक की अब हैसियत नीचे की तरफ जा रही है, ये सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दुखद विषय है ये कि कल इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, इतना बड़ा घिनौना मजाक हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों के साथ, माताओं बहनों के साथ। ये ठीक नहीं है। हो सकता है इसका चुनाव में भी कोई गहरा प्रभाव पड़े। चुनाव है, कम से कम इस चीज में तो ध्यान देना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो भी ऐसा दोषी है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि वो जब तक इस दुनिया में है, इस संसार में है, इस देश में है, तब तक वो कभी भी किसी एग्जाम के बारे में पहले ना सोचे और किसी एग्जाम के पेपर को लीक कराने के इरादे से कभी ना सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो गिरोह है ना, इनको गिरा गिरा कर गिरफ्तार करना चाहिए और फिर इनको सजा देनी चाहिए कानून के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।